नमी झंडा के पास असामाजिक तत्वों ने प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा रख दिया। घटना से लोगों में आक्रोश है। NH 18 पर टायर जला करके लोग विरोध कर रहे हैं। NH 18 पर जाम लगाया है। सैकड़ों लोग जय श्री राम के नारों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस ने रोड खाली करने का आग्रह किया, लेकिन भीड़ नहीं मानी। साथ ही मंदिर की घंटी समेत कई सामान गायब होने की खबर आ रही है। बता दें कि इससे पहले 17 फरवरी 2024 को भी मंदिर में प्लास्टिक में भरा मांस पाया गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट 1 साल बीत जाने के बाद भी सामने नहीं आई, जिससे क्षेत्र में नाराजगी है। जमशेदपुर के धालमुंगढ़ थाना क्षेत्र में एक बार फिर असामाजिक तत्वों का लोगों द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया है, जहां रामनवमी के झंडे के पास कुछ मांस का टुकड़ा फेंका गया और उसके बाद उस विरोध को लेकर ग्रामीण जो है वो NH 33 को पूरी तरह से जाम कर दिए हैं, आगजनी कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे से पूरा हाईवे में वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द से जल्द उस असामाजिक तत्व की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद ग्रामीण SP वहां मौके पर दल बल के साथ पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि NH 33 में आगजनी के बाद वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है। हालांकि ग्रामीण SP ने साफ तौर पर दावा भी किया है कि जल्द से जल्द असामाजिक तत्व के जो लोगों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मगर ग्रामीण जो है वो कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हुए पूरी तरह से हाईवे को जाम कर दिए गए हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द असामाजिक तत्व के जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर अब देखना यह है कि पुलिस कब तक उन लोगों को शांत करा पाती है और जो इसके पीछे, इस घटना के पीछे असामाजिक तत्व के लोग हैं उस पर कब तक कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशीष, लोग गुस्से में है और जाहिर सी बात है कि रामनवमी का झंडा और वहां पर मांस का टुकड़ा फेंकना, वाकई कई सवाल है। अभी क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से? जी, आपको बता दूं कि ग्रामीण SP खुद दल बल के साथ वहां मौके पर पहुंच गए हैं और ये दूसरी बार है। इससे पहले भी 2024 में इसी तरह रामनवमी के दौरान झंडे के पास मांस का टुकड़ा रखा गया था और आज इसी घटना को फिर दोहराया गया है, जहां रामनवमी के झंडे के पास कुछ मांस का टुकड़ा रख दिया गया है। हालांकि ये इसके पीछे साजिशकर्ता कौन है, क्यों इस तरह के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मगर ग्रामीणों ने जब ये घटना को देखा तो उसके बाद उन्होंने पूरे NH 18 पर जो है वो आगजनी करके पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे NH को जाम कर दिया गया है। हालांकि ग्रामीण SP दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को शांत करवाकर जाम को खाली करवा दिया गया है अभी। मगर कहीं ना कहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि 1 साल पहले भी यही घटना घटी थी और उसके बाद दोहराया गया इस घटना को और अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि लगातार हिंदू के धर्म में जो पर्व होता है वो इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीणों में खास तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि ग्रामीण SP मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी इसके पीछे दोषी है, असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मगर अब देखना यह है कि इसके पीछे क्या कुछ कार्रवाई होती है और जो ये इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि पूरी रामनवमी शांतिपूर्वक बीत चुकी थी और अचानक से आज विसर्जन के दौरान इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कोई किसी तरह की साजिश के तहत इस तरह की घटना को अंजाम दिया जिससे शहर का माहौल जो है वो बिगड़े। मगर पुलिस इस पर जल्द से जल्द दावा कर रही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए आपका। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान है। चक्रधरपुर के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय के सामने धरने पर बैठे अभिभावक और JMM के नेता। अभिभावकों का आरोप है कि सरकार के आदेश के बाद भी स्कूलों की ओर से फीस, किताब, यूनिफॉर्म के नाम पर मनमानी पैसा लिया जा रहा है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल की मांग उठा रहे हैं कि स्कूलों में तानाशाही है और इसी को लेकर के अभिभावक धरने पर बैठे हैं। तो देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार का जो आदेश है वो निजी स्कूल नहीं मान रहे हैं और खास करके जो फीस है, चाहे किताबों के दाम हो, यूनिफॉर्म के नाम पर मनमानी पैसा जो है वो अभिभावकों से वसूला जा रहा है। प्रोसेस चल रहा है और निजी स्कूलों में मनमाने तौर पर फीस वसूली से अभिभावक परेशान हैं। एनुअल चार्ज के नाम पर या डेवलपमेंट फी के नाम पर या किताब और यूनिफॉर्म के नाम पर स्कूलों द्वारा मनमाने तौर पर फीस की वसूली की जा रही है। इसको लेकर अभिभावक परेशान है और पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर शहर में झामुमो नेताओं के नेतृत्व में अभिभावक
आज से इस मुद्दे पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं प्रखंड कार्यालय और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष आज सुबह से यहाँ झामुमो नेताओं के साथ अभिभावक बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, इस बिंदु पर कि ये मनमाना स्कूलों का बंद होना चाहिए और मनमाना जो फीस वसूली की जा रही है इस पर अंकुश लगना चाहिए। स्पष्ट गाइडलाइन दिया है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आपको अपना विद्यालय में किताब नहीं बेचना है, ड्रेस नहीं बेचना है। आप किताब बेच रहे हैं तो आप सरकार को चूना लगा रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप अप्रूवल का एक स्लिप दे के आप किताब बेच रहे हैं। हमारे पास सारा सबूत इकट्ठा है। री एडमिशन के नाम पे डेवलपमेंट के हर बार डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट ठीक है, डेवलपमेंट अगर कुछ तो लिमिट होना चाहिए डेवलपमेंट फीस के लिए। आप बताइए एक बच्चा का मैदान में क्लास 1 का बच्चा भी मैदान में खेलेगा वो 100 रुपया देगा, क्लास 2 का 200 रुपया देगा, क्लास 3 का 300। वो मैदान में का अलग मैदान तो नहीं है, एक ही मैदान। तो डेवलपमेंट फीस भी एक लिमिट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि री एडमिशन का नाम को बदल के लोग डेवलपमेंट के नाम पे ये लूट कर रहे हैं, ये गलत है। निजी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल, उसमें जो मनमानी फीस लिया जा रहा है, इसी के चलते आज हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। ये गलत है। आज जो सरकार अच्छा शिक्षा बोलती है, अच्छा स्कूल में पढ़ाना है। देखिए आजकल सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, ज़्यादा अभिभावक एफर्ट करते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, लेकिन सभी अभिभावकों के पास उतना पैसा नहीं है जो बड़ा स्कूल में पढ़ा सकें। चक्रधरपुर शहर के क्षेत्र में गांव करीब बहुत ज़्यादा है, टाउन के क्षेत्र में लोग कम है, लेकिन गांव के क्षेत्र के लोग बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो 85% गरीबी रेखा के बावजूद भी अगर री एडमिशन के नाम से 8,000, 4,000, 5,000, 6,000 रुपये लिया जाएगा तो कहाँ से लाएगा। निजी स्कूलों के ये जो मनमानी है इस पर अंकुश लगना चाहिए और जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, स्कूलों की ये मनमानी नहीं रुकती है तो आगे ये आंदोलन सड़क पर भी उतर सकता है। अब देखना है कि इस मुद्दे पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है और आगे निजी स्कूलों का इस पर रुख क्या होता है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। कांग्रेस विधायक दल के नेता की बैठक है। थोड़ी देर में सीएम हेमंत और प्रदीप यादव की बैठक होगी। गोड्डा में निजी कंपनी के खिलाफ हो रहे आंदोलन को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो सीएम हेमंत और प्रदीप यादव की बैठक अब से थोड़ी देर में, खबर है कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। निजी कंपनी में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने को लेकर के चर्चा की जाएगी। सीएम हेमंत और प्रदीप यादव की बैठक होगी। निरंजन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। निरंजन, क्या अपडेट इस बैठक को लेकर अभी? देखिए, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव अभी कुछ देर पहले यानी 2 मिनट पहले मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने देखा कि अडानी प्रमुख गौतम अडानी करीब 1 सप्ताह पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात किए थे और मुलाकात उसी समय बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2 घंटे तक दोनों की बात हुई है। आप जानते हैं कि जिस तरह से गोड्डा में अडानी पावर प्लांट लगाया गया है और इसको लेकर के विधायक प्रदीप यादव मुखर होकर के इस प्लांट का कई तरह से विरोध भी किया था। उन्होंने इस बात को लेकर के उन्होंने सदन के अंदर भी उठाया था। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री से जब अडानी पावर प्रमुख जब यहाँ पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे 1 सप्ताह पहले, 2-3 घंटे तक उनसे बातचीत हुई है। क्या कुछ निकल करके सामने आता है, ये महत्वपूर्ण बात हुई क्योंकि गोड्डा जो क्षेत्र है वहां पर प्लांट लगाया गया है और वहां से बांग्लादेश को सप्लाई किया जाना था, लेकिन जो अभी दोनों देशों के बीच जो हालात बने हैं कहीं न कहीं इसको रोक दिया गया है और हो सकता है इसको लेकर के मुख्यमंत्री के साथ जो उनकी वार्ता हुई कहीं न कहीं झारखंड के बाहर या झारखंड में ही सप्लाई करने की बात होगी, क्योंकि अभी जो बांग्लादेश में सप्लाई करने की बात थी तत्काल अडानी के द्वारा रोका गया। अब देखना यह है कि चूंकि विधायक दल के नेता यहाँ पहुंचे हैं और किस तरह से बात होती है और निश्चित तौर पर जो केंद्र रहेगा बातचीत का वह अडानी पावर प्लांट का ही रहेगा और इसको लेकर के कई सालों तक उन्होंने अडानी का जब वहाँ प्लांट लग रहा था तो उनका विरोध ये कर रहे थे, उसको लेकर के ये बातचीत रखेंगे और क्या कुछ आता है। हालांकि निश्चित तौर पर वो पहुंच गए अंदर में और जो विधायक दल के नेता हैं अंदर बातचीत करेंगे। इसके बाद हो सकता है कि और विधायक कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष वही पहुंचेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल कर ये आ रही है कि क्या अडानी पावर प्लांट
को लेकर के ये अपनी बात को दोनों तरफ से बात रखेंगे या जारी रहेगी या क्या कुछ होता है, ये कुछ देर के बाद ही पता चल जाएगा। चलिए बिल्कुल निरंजन, तो नजर बना करके रखिए, अपडेट आगे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और सियासत से जुड़ी खबर है, जहां बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी में जेएमएम है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बड़ा बयान इस बीच, कहा पहले भी बिहार में हमारे विधायक रह चुके हैं, अब जेएमएम राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए तैयार है। हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद काफी प्रभावित हुए हैं और देश भर में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से एक हैं। ऐसे में अगर बिहार विधानसभा में जेएमएम उतरती है तो अलग ही रंग दिखेगा। चुनाव में मौका मिलता है तो 3 से 4 सीट जरूर जीतेंगे। बिहार चुनावों पर चर्चा होगी, क्योंकि इस महाधिवेशन के तुरंत बाद अगर कोई किसी राज्य में चुनाव है तो वो है बिहार। बिहार में पहले भी हमारे विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इस बार क्योंकि पार्टी एक अलग अंदाज, अलग तेवर में है, माननीय हेमंत सोरेन जी के जेल से रिहा होने के बाद उनकी लोकप्रियता चरम पर है, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री में, और उनकी जो सोच है उस सोच से प्रभावित होकर हमारे चाहने वालों की तादाद बढ़ी है। चाहे वो बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो सामने बिहार का चुनाव है और हम राष्ट्रीय पहचान बनाने को उत्सुक हैं और हम वहाँ 3 से 4 सीट जीतने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे और सरकार बनाने में हमारी भूमिका। और जेएमएम के दावे पर बीजेपी ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि बंगाल भी चुनाव लड़ने के लिए गए थे, अभी बिहार में जा रहे हैं। आरजेडी उनकी सहयोगी दल है। जिस तरीके से इन्होंने आरजेडी के साथ झारखंड में किया है, शायद कुछ वैसा ही जगह उन्हें बिहार में मिल जाए, पर इन्हें अपने जनाधार को देख लेना चाहिए। 1 और 2 बार मुख्यमंत्री बनने से कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं बना पाता। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ जिस तरह से इन लोग का आना ठानी हुई, उसके बाद से लगातार वो अपने सभी कैंडिडेट का नाम वापस ले लिए। अब बिहार में जा रहे हैं, आरजेडी उनके यहाँ सहयोगी दल है। अब देखते हैं आरजेडी उनको वहां पर कितनी अहमियत देती है। जिस तरह से आरजेडी को इन्होंने यहाँ जिस तरह से अहमियत दिया है, उसी तरह से आरजेडी भी उनको वहां अहमियत देगी। देखिए ऐसा नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो पूरे विदेश में विस्तार करने का काम कर रहे हैं। उनके पार्टी के अभी उनके सहयोगी एक पप्पू यादव जी तो बोल रहे हैं कि देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता है, तो देश भर में घूम घूम कर चुनाव लड़े। पॉलिटिकल पार्टी लड़ना चाहिए, लेकिन अपना जनाधार को भी देख लेना चाहिए। सिर्फ 1 बार मुख्यमंत्री बन जाने, 2 बार मुख्यमंत्री बन जाने से आप बिहार में भी पैर पसार ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिहार की जनता जागरूक है, आपको सबक सिखाने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस ने इस बयान का पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन के बीच ना ही बोले तो ठीक होगा। बीजेपी का कितना जनाधार है यह सभी ने झारखंड के चुनाव में देख लिया है। ये अपने मंडल अध्यक्ष तक का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो यह दूसरों की बातें क्यों करते हैं। जेएमएम अगर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है तो यह कहीं से गलत नहीं है। हर किसी की मंशा होती है कि वह राष्ट्रीय पार्टी बने। समझना होगा कि मंडल अध्यक्षों का चुनाव नहीं कर पा रही है झारखंड में। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अपनी अहर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया है, और हमें लगता है कि संविधान ने ये अधिकार दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो संविधान बदलना है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। संविधान ये अधिकार दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने को इच्छुक होता है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अगर चुनाव लड़ने को इच्छुक है तो ये अच्छी बात है। दुमका से बड़ी खबर, जहां चलती बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से बाइक में आग लगी है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया है। दुधानी टावर चौक के पास की घटना बताई जा रही है। तो दुमका से बड़ी खबर, जहां चलती बाइक में अचानक आग लग जाती है। तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया है। दुधानी टावर चौक के पास की ये घटना है, जहां बाइक धू धू कर चलने लगी। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां दलमा में बाघ का आतंक देखने को मिला है। बाघ ने कई पालतू जानवर को अपना शिकार बना लिया है। बाघ के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग अलर्ट है। पर्यटकों को जंगलों में जाने से रोका गया है। वन विभाग ने एरिया की घेराबंदी कर दी है। 40 ट्रैकिंग कैमरे लगाए गए हैं, जिससे नजर रखी जा रही है। कैमरे में बाघ की तस्वीर भी कैद हुई है। पिंडरा बेड़ा और ओपो गांव में बाघ की मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है। बाघ पलामू रिजर्व से आया है। वन विभाग यह दावा कर रहा है। पोस्ट मास्टर ने
আর 3-4 মাস হয়ে গেল 3-4 মাসের যে গরু পাচ্ছে তাকেই মারি নিচ্ছে তো সব মিলাই করে আমাদের 16-17টা গরু ক্ষতি করেছে এখানের মন্দিরের तक है यहाँ पर जब तक है चूंकि यहाँ का बासिंदा है नहीं वो बेतला का है अब देखिए कब तक के रखता है बाघ वो पर्यटकों के संदेश यही है कि जो बाघ का इलाका है उधर न जाए। ऐसे भी हम लोगों के द्वारा बैरिकेड पूरे दलबा का कर दिया गया है। जो उनके क्षेत्र का है बाघ जहाँ विचरण कर रहा है उस क्षेत्र में हम लोग लॉक कर दिए हैं। वहाँ पर्यटकों को आने जाने में पाबंदी लगा दी गई है। अगली खबर सिमडेगा से है, जहां बोलबा प्रखंड के वन क्षेत्र में घायल हाथी की मौत के बाद कोलेबिरा विधायक ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। बता दें कि फरवरी में कटीले तार की चपेट में आने की वजह से एक हाथी के पैर में घाव हो गया था, जिससे घायल हाथी की मौत हो गई, जिससे वन विभाग ने दफना दिया। कोलेबिरा विधायक वन विभाग की लापरवाही पर नाराज दिखे और इस मामले में सरकार से दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। लापरवाही की वजह से मेरे विधानसभा क्षेत्र के बोलबा में एक हाथी की दर्दनाक मौत हुई, जिसकी जानकारी वन विभाग को लोगों ने भी दिया था। फिर अंतिम समय में मुझे इसका खबर हुआ तो मैं राज्य स्तर पर इसका सूचना दिया था। अगर सही समय में उस हाथी का इलाज होता, वन विभाग गंभीर होती, तो उस हाथी का जान बचाया जा सकता था। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां कुमारधुबी रेलवे स्टेशन के पास युवक की हत्या कर दी गई। आपसी दुश्मनी में हत्या की आशंका है। देर रात में घायल अवस्था में युवक मिला था। अस्पताल जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां आपसी दुश्मनी में हत्या की आशंका है। रात में घायल अवस्था में युवक मिला था। बताया जा रहा है कि अस्पताल जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं एक युवक को हिरासत में भी लिया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। हम लोग को सूचना मिली थी कि कुंदन नाम का व्यक्ति का जो है मारपीट में जख्मी हुआ है। हम लोग यहाँ पर आए थे रात में। वो जख्मी हालत में उनको उपचार के लिए उठा करके कुमारधुबी अस्पताल में भर्ती कराए थे। वहाँ से बेहतर इलाज के लिए उनको PMCH रेफर किया गया था। एम्बुलेंस मंगा करके उसको भेज रहे थे। एम्बुलेंस में ही धनबाद ले जाने के क्रम में कुंदन की मृत्यु हो गई है। उनके परिवारजन धनबाद में ही रहते हैं। अभी धनबाद में टीम हमारा गया हुआ है, उनका बयान लेगा। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी। रांची से बड़ी खबर, जहां गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। रांची के कई इलाकों में पानी की किल्लत है। नगर निगम ने मैप भी तैयार किया है। पानी की किल्लत वाले जोन में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। रांची का कई इलाका ड्राई जोन घोषित किया गया है। ड्राई जोन में विशेष व्यवस्था करने की तैयारी है। नगर आयुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि PHED और नगर निगम दोनों मिलकर रांची में पानी सप्लाई करती है। जहां भी लोगों को पानी की परेशानी हो, तुरंत नगर निगम से संपर्क करें। एक्सरसाइज हम लोगों ने 2-3 बार, एक तो जैसा कि आप जानते हैं शहरी क्षेत्र में जो एक्चुअल वाटर सप्लाई का काम है, मतलब वाटर प्रोसेसिंग का एंड देन वाटर अवेलेबिलिटी का, वो यहाँ पर PHED डिपार्टमेंट है, उसके अलग अलग प्रमंडल हैं, वो करते हैं। और वाटर कनेक्शन का काम, और जहाँ पब्लिक से हम लोगों को शिकायत प्राप्त होती है, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में पानी सप्लाई पर्याप्त नहीं है, तो वो हम लोग फिर PHED के साथ समन्वय करके इंश्योर कराते हैं कि लोगों को पानी मिले। राजधानी रांची के धुरुआ इलाके में कई ऐसे जगह हैं जहां पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसे जगह पर हैं जहां शमशान में भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है कि उनका डब्बा भर जाए। इस वक्त हम JSCA स्टेडियम के ठीक सामने और उस जगह पर हैं जहां शमशान है। लोग शमशान में ही आकर अपनी प्यास बुझाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि शमशान भी उनके घर से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। एकमात्र चापानल है जहां से वो पानी भर पाते हैं और अपनी प्यास बुझा पाते हैं, क्योंकि मोहल्ले में पानी की व्यवस्था नहीं है। नगर निगम और वार्ड पार्षद के पास कई दफा इन्होंने अपनी शिकायत की, पर अब तक वो सुनी भी नहीं गई है। क्या दिक्कत है भैया? हम लोग को जो है पानी का बहुत प्रॉब्लम है, और हम लोग कितना बार हम लोग जाके बोल चुके हैं कि सर हम लोग को कुछ पानी का व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन कोई हम लोग का बात को सुनता ही नहीं। गरीब को कौन सुनता है? ये तो शमशान है जहाँ पानी भर रहे हैं। क्या करें, शमशान है तो जीना है तो पीना है। अब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा? यहाँ से 1 किलोमीटर पूरा पड़ जाता है।
घर तक। हाँ, तो घर में पानी वहाँ कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है वहाँ, पानी का बहुत प्रॉब्लम है। तो कपड़ा उपड़ा धोने के लिए भी यहीं से यहीं से ले जाते हैं, 3-4 डब्बा ले जाते हैं। जो राज्य की राजधानी है और राज्य की राजधानी के अंदर की ये तस्वीर है कि लोग अपने डब्बे को कतारबद्ध तरीके से लगाकर लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते हैं, शमशान में इंतजार करते हैं कि जब लोगों की बारी आएगी तो वो पानी भर पाएंगे। कहते हैं कि करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर उनका यहाँ से घर भी पड़ता है, जहाँ तक वो इस पानी को लेकर जाते हैं और हर रोज अपने रोजमर्रे की जिंदगी को कुछ इसी तरीके से बिताते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। जामताड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बुरा है। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडहित के ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। सरकार ने करीब 55 लाख रुपए खर्च करके लोगों की सुविधा के लिए इस यूनिट को बनाया, लेकिन बनने के 10 महीने बाद भी इसे शुरू नहीं किया गया। मानव संसाधन और उपकरणों की कमी की वजह से इसे चालू नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। मामला सामने आने पर सिविल सर्जन ने चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध संसाधनों से ही ब्लॉक हेल्थ यूनिट को चालू करने का निर्देश दिया है। मुझे हेल्थ यूनिट बना, इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दिया गया है। इसके कारण जो है हमको लग रहा है कि यहाँ का पदाधिकारी से लेकर के पब्लिक को इसके बारे में विशेष जानकारी है। ये चुपे चापे हुआ है और इसका भी सब ऐसे बंद के पड़ा हुआ है, इसमें कोई अभी व्यवस्था नहीं है। खाली सरकार का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर क्या विशेष कहें, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि ये आने वाले समय में इसका कोई यूज होगा। जितने भी हमारे और सभी प्रखंड में बने हुए हैं बीपीएस यूनिट, ये एक्चुअली है कि हमारी जांच के संसाधन को और सुदृढ़ करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो मैंने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी लोग को बताया है, निर्देश दिया है कि वो अपने उपलब्ध संसाधनों से जो भी उसकी ह्यूमन पावर्स हो, कर्मी हो, जो भी जांच के उपकरण हो, उससे तत्काल उसको संचालित करना सुनिश्चित करें। विकास के नाम पर रांची में लगातार पेड़ों की कटाई की गई है। अब आलम यह है कि कभी हरी भरी रही रांची अब कंक्रीट के जंगल में तब्दील होती जा रही है, जिसकी वजह से भूगर्भीय जल अलार्मिंग स्थिति में पहुंचता नजर आ रहा है। रांची के मोरहाबादी हरिहर सिंह रोड में 300 साल पुराना कुआं पूरी तरह सूख चुका है। लगातार अपार्टमेंट्स के निर्माण और एक के बाद एक बोरिंग ने इस कुएं के अस्तित्व को पूरी तरह खत्म कर दिया है। स्थानीय लोग इस कुएं की साफ सफाई और इसे फिर से जिंदा करने की मांग कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय सिन्हा। महीना आ चुका है और अप्रैल के महीने के साथ ही राजधानी रांची में धरती के नीचे जो जल होता है उसने अब धोखा देना भी शुरू कर दिया है। हम आपको एक ऐसे कुएं की कहानी बताने जा रहे हैं जो 300 साल पुराना कुआं है, अंग्रेजों के समय का कुआं है, लेकिन इस कुएं में जो हमेशा जल भरा होता था वो पूरी तरीके से सूख चुका है। हालांकि सूखने की जो कहानी है 3 वर्ष पहले की है कि जब ये कुआं सूखना शुरू हुआ था। 70 से 80 फीट ये गहरा कुआं आप देख सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इस कुएं के जो गंदगी है वो गंदगी नजर आ रही है, लेकिन पानी हमेशा इसमें भरा होता था। कि जैसे जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंगें बननी शुरू हुई, नए नए बोरिंग का खेल शुरू हुआ, कुआं सूखना शुरू हो गया। बोरिंग के बाद जब आस पास जब बोरिंग हुआ ना, उसके बाद कुआं सूखना शुरू हो गया। जितने अपार्टमेंट बनने शुरू हुए, हाँ, अपार्टमेंट में सब ज्यादा पावर का सब पानी खींच लिया। परेशानी तो बढ़ ही गया है। अभी बोरिंग के चलते थोड़ा सा मतलब पानी हम लोग को मिल रहा है। अरे बोरिंग नहीं रहेगा तो पानी तो मिलेगा नहीं। तो लाल पानी आने लगता है, लाल ही आ जाता है पानी में। इस महीना तक के लास्ट वीक तक में पानी कलर चेंज हो जाता है। ये 300 साल पुराना कुआं है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस कुएं की सफाई कर दी जाए ताकि कुएं के अंदर से जल का जो अंकुर है वो फिर से का फूटना शुरू हो, और जैसे ही एक बार पानी का शोर मिलेगा कुआं फिर से जो है भरना शुरू होगा। 300 साल पुराने कुएं को एक बार फिर जिंदा करने की मांग उठ रही है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए न्यूज़ 18